हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमकॉम फर्स्ट ईयर इग्नू के सब्जेक्ट IBO 5 को। ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। आज हम इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये 2 वीडियो में हमने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंसल्ट किए थे, उसके बाद हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बाकी बचे हुए हैं 8, उसमें से 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विपणन लॉजिस्टिक्स को परिभाषित कीजिए व इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो जैसा कि हमें पता है कि विपणन लॉजिस्टिक क्या होती है। विपणन लॉजिस्टिक का तात्पर्य विपणन कार्य हेतु जो तार्किक नीतियां बनाई जाती हैं उनसे होता है। ये लॉजिस्टिक प्राय कंपनी को लाभ प्राप्त करवाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो जो ट्रेड पॉलिसी है, उसमें जो ट्रेड करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसे लॉजिस्टिक कहते हैं। ये लॉजिस्टिक क्या होती है, इनकी वजह से कंपनी को लाभ प्राप्त होता है। तो ये किस उद्देश्य से बनाई जाती हैं? कंपनी को लाभ प्राप्त करवाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। इनका पहला उद्देश्य क्या है? विपणन लॉजिस्टिक प्रक्रिया के मूल उद्देश्य निम्नलिखित रूप से वस्तुओं की आपूर्ति क्रेता तक सुनिश्चित करता है। तो जो सेलिंग प्रोसेस है ना, कि उसको कैसे सेल करना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, ये सब इसमें आता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो वस्तुओं की आपूर्ति, जो वस्तुओं की जो सेल है, वो जो कंज्यूमर तक है उन तक किस तरह से पहुंचाया जाए। तो इसको निम्नलिखित तरीक़ों से दर्शाया जाता है। पहली बात तो वस्तुओं को क्रेता तक उचित मात्रा में पहुंचाना, जो मात्रा मांगी गई है वो उतनी ही पहुंचानी है। वस्तुओं को इच्छित स्थान तक पहुंचाना कि जिस जगह पर वो मांग रहे हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है उसे। माल को वांछित समय तक पहुंचाना, जिस समय तक उसकी ज़रूरत है उस समय में उचित स्थान तक पहुंचाना। जो समय दिया गया है, जैसे अमेज़ोन है, तो अगर वो कहता है कि 2 दिन में डिलीवरी है तो 2 दिन से पहले आ जाती है या 2 दिन के अंदर अंदर आ जाती है। प्रयोग की दशा में सुधार करना कि जो वस्तु पहुंचाई जा रही है वो दशा ऐसी होनी चाहिए, इस कंडीशन में होनी चाहिए वो वस्तु कि वो सही हो, इस्तेमाल करने लायक हो। अगर थोड़ी सी सही नहीं है तो पहले उसे सुधार किया जाता है। फिर 5th है, कम से कम लागत में माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विपणन लॉजिस्टिक में कौन सी मुख्य क्रियाएं सम्मिलित हैं, उनकी व्याख्या संक्षेप में कीजिए। तो विपणन लॉजिस्टिक में अनेक प्रकार की मुख्य क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नंबर 1, सामान्य आदेशों की पूर्ति में लिया जाने वाला समय, अर्थात जिसके द्वारा कोई भी माल उपभोक्ताओं अथवा कंपनी की तक पहुंचाने के लिए जो समय दिया जाता है, कि जो भी आदेश दिए गए हैं उसकी आपूर्ति में कितना समय लिया जाएगा। तो ये इसकी मुख्य क्रिया है कि उसे समय तक पहुंचा दिया जाए। दूसरा है आपातकालीन अथवा नॉन एंटिसिपेटेड के आदेश की पूर्ति पर लगाए जाने वाले समय, क्योंकि आपातकाल के अंतर्गत माल को कम से कम समय में बाजार तक पहुंचाया जाना अनिवार्य होता है। जैसे कि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें बहुत कम टाइम लेकर वहां तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि कहीं कहीं पर बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, तो लोग वहाँ के लोग अफेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कम से कम समय में बाजार तक माल को पहुँचाया जाना अनिवार्य होता है। कुछ पार्ट है इसका 3, पैकिंग तथा वितरण के दौरान सामग्री की जो सुरक्षा की जाती है वह भी इसकी क्रिया के अंतर्गत ही आती है। कई सामान ऐसे होते हैं जिन पर अतिरिक्त ध्यान देने की ज़रूरत होती है, अतः इनकी पैकिंग को भी अत्यंत ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। जैसे कोई चीज़ पेरिशेबल है, ख़राब होने वाली है, या जरा सी भी ब्रेक होकर टूट सकती है, तो ऐसी चीज़ों की पैकिंग को अत्यंत ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। 4th है, खराब सामान को बदलने में लगने वाला समय, अर्थात जब भी कोई माल किसी कंपनी या उपभोक्ता के पास खराब हालत में पहुंच जाता है तो उस माल को बदल कर देने का दायित्व भेजने वाले का ही होता है। अतः यह समय भी देखकर चलना अनिवार्य है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मान लो अमेज़ोन से आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो और वो ठीक नहीं आती है तो वो रिप्लेस कर सकते हो, और उसके बाद जो ठीक माल को पहुँचाया जाएगा उपभोक्ताओं तक, ये समय भी उनको देखकर चलना पड़ता है कि कितने टाइम तक वो वापस आ जाएगा और उपभोक्ताओं तक पहुंच जाएगा सही माल। नेक्स्ट है, भंडार में रखे गए सामान का रखरखाव करना भी अति अनिवार्य होता है ताकि अगला ऑर्डर सही प्रकार पूर्ण किया जा सके। जो स्टोरेज में सामान रखे होते हैं, वेयर हाउस में, गोदाम में, तो उस सामान की रखरखाव करना भी अनिवार्य होता है। वो ख़राब ना हो जाए बारिश से या सीलन से या किसी और चीज़ से, ताकि जब कोई अगला ऑर्डर आए तो वो ऑर्डर की जो वस्तु है हमारे पास पहले ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला ऑर्डर सही प्रकार से पूर्ण किया जा सके, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए।
सिक्स्थ है, विक्रय के प्रावधानों का भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी बहुत अनिवार्य होता है। तो विक्रय के प्रावधान क्या होते हैं, जो सेलिंग प्रोविज़न होते हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से आप सेल की कंडीशंस क्या क्या हैं। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आप लॉजिस्टिक को विपणन की महत्वपूर्ण क्रिया क्यों मानते हैं? इसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेष संदर्भ में व्याख्या कीजिए। क्यों विपणन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है लॉजिस्टिक, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका क्या विशेष महत्व है, इसकी व्याख्या करनी है। तो लॉजिस्टिक को विपणन की महत्वपूर्ण क्रिया माना जाता है क्योंकि एक फर्म का उद्देश्य सदैव ऐसी लॉजिस्टिक प्रणाली को अपनाना होता है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं तथा वितरण व्यय को भी कम किया जा सकता है। परंतु यहाँ वितरण प्रणाली को उचित ढंग से परिभाषित करने हेतु उपभोक्ताओं को उनकी इच्छा अनुसार प्रदान करना आवश्यक है। तो क्या है, एक बार देख लेते हैं इसको। लॉजिस्टिक को विपणन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक फर्म का क्या उद्देश्य होता है, हमेशा एक ऐसी लॉजिस्टिक प्रणाली को अपनाना जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिससे कि उपभोक्ताओं को अगर अच्छा लगेगा, उनको अधिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, तभी अगले ऑर्डर्स वो देंगे, तथा वितरण व्यय को कम किया जा सके, जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको कम किया जा सके, जिससे कि अतिरिक्त भार उपभोक्ताओं पर ना पड़े। परंतु यहाँ विपणन प्रणाली को उचित ढंग से परिभाषित करने हेतु उपभोक्ताओं को उनकी इच्छा अनुसार प्रदान करना भी आवश्यक है। कि विपणन प्रणाली तो सही है, आपने वितरण व्यय भी कम कर दिया, ठीक है, और सेवाएं भी प्रदान कर रहे हो, लेकिन कैसी सेवाएं देनी है, उपभोक्ताओं तक जो पहुँचाना है, जो कंज्यूमर सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हो वो कंज्यूमर को उनकी इच्छा अनुसार प्रदान करना, जैसे हमने पहले पढ़ा था, सही समय पर, उचित जगह पर, सही कंडीशन में इत्यादि, ये सब इसके अंतर्गत आता है। लॉजिस्टिक वैश्विक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर देश में तो ये है ही है, लेकिन अगर इसको इंटरनेशनल वे में देखें तब भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक प्रभावशाली लॉजिस्टिक प्रणाली उस भौगोलिक क्षेत्र के उपयोग पर बल देती है जहाँ पर किसी वस्तु विशेष की उत्पादकता की क्षमता होती है। इन स्थानों से वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात करने से अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। तो इसका क्या मतलब है, देख लेते हैं एक बार। देखिए, कहा गया है कि लॉजिस्टिक वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक प्रभावशील लॉजिस्टिक प्रणाली है उस भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर ये अपनाई जा रही है उसके उपयोग पर बल देती है, कि जहाँ पर इसको चलाया जा रहा है, अपनाया जा रहा है, उस भौगोलिक क्षेत्र के उपयोग पर बल देती है, जहाँ पर किसी वस्तु विशेष की उत्पादकता की क्षमता को बढ़ाया जा सके। कि वस्तु विशेष की जो हम बात कर रहे हैं किसी वस्तु की, उसकी उत्पादकता को, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके। इन स्थानों से वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात करने से अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे वस्तु का उत्पादन हो रहा है या जहाँ पे निर्यात हो रहा है, वहाँ से निर्यात करने से अन्य क्षेत्रों की तुलना में, कि अगर हम जिस भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं उसका अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है, तथा इस प्रणाली में अन्य क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं तथा भूमि की लागत व प्रतिद्वंदी की तुलना में वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो जिस एरिया में ये बनाई जा रही है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या होता है, अन्य क्षेत्रों में उत्पादित जो वस्तुएं से हैं या फिर भूमि की लागत है, क्योंकि कहीं भी कोई चीज़ बनाओगे तो ज़मीन को किराए पर लेना पड़ेगा, बिल्डिंग को किराए पर लेना पड़ेगा, तो इसे कहा जाता है भूमि की लागत। और साथ ही साथ प्रतिद्वंदी की तुलना में, क्योंकि आपका कोई कॉम्पिटिटर भी हो सकता है जिस चीज़ को आप बना रहे हो, तो उसकी तुलना में वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, वस्तु की क्वालिटी को बेटर रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह सकते हैं, जैसे कि इसका क्या मतलब था, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अगर मान लो एक देश में वस्तु बन रही है, इसके भौगोलिक क्षेत्र में बन रही है, और जहाँ पे इसके दूसरे क्षेत्र में इसके प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि हम वैश्विक स्तर पे बात करें, तो यहाँ पे जो ये बन रही है ना, इसकी क्षमता ज़्यादा होती है बजाय दूसरी क्षेत्र में बनाने के, जहाँ पर उसके प्रतिद्वंदी होते हैं, या फिर दूसरी देश में जाकर अगर वो बनाते हैं, MNCs खोलते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर उन्हें भूमि का किराया भी देना पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेष संदर्भ में लॉजिस्टिक का अत्यधिक योगदान रहता है, जिसके कारण लॉजिस्टिक का महत्व बढ़ जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लॉजिस्टिक का महत्व क्यों बढ़ा है, क्योंकि इसके कई योगदान हैं। नंबर 1, ज़्यादातर कंपनियों के द्वारा विश्व स्तर पर अपनी सुविधाओं को पुनः संरचना की जाती है। तो जो ज़्यादातर कंपनी हैं वो क्या करते हैं, अगर वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर देख रहे हैं, तो जो वो सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ प्रदान कर रहे हैं, वो उसके
दोबारा से संरचना करते हैं, पुनर्संरचना करते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। कुछ उत्पादनकर्ता बड़े पैमाने की किफ़ायतें प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादनों का केंद्रीकरण करते हैं। अब क्या होता है कि जब हमें पता है कि अगर ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा तो ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा कच्चे माल की ज़रूरत होगी, तो बड़े पैमाने की किफ़ायतें प्राप्त होती हैं कि ज़्यादा अगर आप ऑर्डर करोगे ना तो वो चीज़ आपको सस्ती पड़ेगी, तो इसे कहा जाता है बड़े पैमाने की किफ़ायतें। तो कुछ उत्पादनकर्ता बड़े पैमानों की किफ़ायतें प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादनों का केंद्रीकरण कर देते हैं कि कुछ चीज़ों पर वो केंद्रीकरण कर देते हैं कि भाई बहुत सारे एक साथ ऑर्डर कर दिया, रॉ मटेरियल बना लिया और सारा उत्पादन एक जगह केंद्रीकृत कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया। सेकंड है उत्पाद रेखा में वृद्धि तीव्रता से हो रही है। उत्पाद रेखा क्योंकि हमारा प्रोडक्शन तेज़ी से मान लो बढ़ रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है कि आज उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं व रुचियों को संतुष्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उपभोक्ताओं को की आवश्यकता है और उनकी जो टेस्ट है, उनकी जो रुचियाँ हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब मान लो कोई भी एक चीज़ है, एक बुक की ही बात करते हैं, मान लो हम इकोनॉमिक्स की बुक की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स की बुक ही कई तरह से होती हैं, उनकी कई रेफरेंस बुक्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह मान लो हम कार की बात कर रहे हैं तो कार भी कई तरह की होती हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि जिससे कि लोगों की, उपभोक्ताओं की आवश्यकता भी पूरी हो सके और उनकी रुचियों का भी ध्यान रखा जाता है। तो अतः दोनों ही दशाओं में फैक्ट्री मार्केट में स्टॉक के स्तर में बढ़ोतरी होती है। तो अब उत्पाद भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को, रुचियों को संतुष्ट करना है। तो ऐसी दशाओं में क्या होता है, जो फैक्ट्री मार्केट में स्टॉक के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, स्टॉक ज़्यादा रखा जाता है कि कहीं से भी कोई ऑर्डर आएगा तो उसे पूरा किया जा सके। थर्ड है उत्पाद का जीवन संकुचित होता जा रहा है क्योंकि उद्योग जगत बड़े स्तर पर वस्तुओं की उत्पादकता को अपनाकर लागत मूल्यों को घटा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से समझिएगा। उत्पाद स्तर, उत्पाद का जीवन, जो उत्पाद है वो कम टाइम के लिए बनाया जा रहा है क्योंकि उद्योग बड़े स्तर पर, ठीक है, हाई लेवल पर वस्तुओं की उत्पादकता को अपना लेते हैं वो, और उससे लागत मूल्य घटा लेते हैं। क्योंकि अभी जैसे हमने पढ़ा कि ज़्यादा स्टॉक बनाते हैं, बड़े पैमाने की किफ़ायतों को अपनाते हैं, जिससे कि लागत मूल्य कम हो जाता है। इससे अप्रचलित वस्तुएं ज़्यादा आ रही हैं। अब जब बड़े पैमाने पर कोई चीज़, वस्तु बनाई जाएगी तो क्या होगा, वो पुरानी हो जाएंगी। ठीक है, इसके बीच में कोई और नई प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अप्रचलित वस्तुएं ज़्यादा आ रही हैं तथा वे अपनी प्रतिस्पर्धा द्वारा उत्पादित नई वस्तुओं का मुकाबला करने में असमर्थ हैं। अब हाई लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टॉक बना लिया, ठीक है, और दूसरी कंपनियों में भी बहुत सारा स्टॉक बना हुआ है, ऐसे 4 मान लो कंपनियाँ हैं, तो इतनी मांग नहीं है, या फिर एक कंपनी की सारी चीज़ें बिक गई और हो सकता है बाकी कंपनी की रह गई हो। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता की जो रुचि होगी, जो उसकी पसंद होगी, उस हिसाब से वो डिमांड करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि वस्तुएं जो है ना वो अप्रचलित हो जाती हैं, बिना बिके रह जाती हैं, इतने में नया प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये जो वस्तुएं हैं ना, अप्रचलित वस्तुएं, वो नई वस्तुओं का मुकाबला करने में असमर्थ हो जाती हैं। अब ज़्यादातर उद्योगों में निर्माण मूल्यवर्धन कम हो रहा है क्योंकि सामग्री व वितरण की लागत में वृद्धि हो रही है। तो ज़्यादातर उद्योगों में निर्माण मूल्यवर्धन कम हो रहा है क्योंकि जो सामग्री है, रॉ मटेरियल है, और जो वितरण लागत है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, उसमें वृद्धि हो रही है क्योंकि सामग्री ज़्यादा मंगाओगे। ठीक है, अब हमने कहा कि हमने ज़्यादा माल बना लिया लेकिन वो बिका नहीं, तो एक तो सामग्री में वृद्धि हो गई, ऊपर से वितरण लागत, क्योंकि आजकल पैकेजिंग वगैरह को भी देखते हैं कि अच्छी पैकेजिंग होगी तो उसी चीज़ को ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, वहीं से ऑर्डर किया जाता है जहाँ पे अच्छी पैकिंग वगैरह होती है। तो इससे क्या हो जाता है कि निर्माण मूल्यवर्धन कम हो रहे हैं, तो ज़्यादा वैल्यू एडेड नहीं हो पाता, प्रॉफिट कम हो रहा है। ओके, अब है वितरण श्रृंखला में शक्ति संतुलन, मीन्स बैलेंस ऑफ पावर। निर्माता से हटकर व्यापारी के पक्ष में जा रहे हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर जो चीज़ को बनाता है, एक होता है व्यापारी जो उसको बेचता है। कभी कभी तो जो प्रोड्यूसर होता है, निर्माता होता है, वहीं से डायरेक्टली ऑर्डर चले जाते हैं, उनके ऑर्डर्स पूरे कर दिए जाते हैं उपभोक्ताओं के। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर ने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ से होल सेलर्स ने ख़रीद ली और फिर वो उपभोक्ताओं को बेचते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वितरण श्रृंखला में शक्ति संतुलन निर्माता से हटकर व्यापारी के पक्ष में होता जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे बनी है उसके पक्ष में इतना नहीं देखा जाता, किसके पक्ष में देखा जाता है, व्यापारी के, कि जहाँ से चीज़ों को ऑर्डर किया जा रहा है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक नियंत्रण प्रणाली की कम लागत, अधिक मात्रा में आंकड़ों का प्रक्रमण तथा ट्रांसमिशन क्रांति से लाभ हो रहा है। क्या है, लॉजिस्टिक नियंत्रण प्रणाली को
ठीक है, जो लॉजिस्टिक कंट्रोल सिस्टम है उसको कम लागत कम हो, अधिक मात्रा में आंकड़ों का प्रक्रमण हो, क्योंकि अगर कम लागत होगी तो ज़्यादा चीज़ों का ऑर्डर किया जाएगा और ज़्यादा चीज़ों का निर्माण किया जाएगा। और ट्रांसमिशन क्रांति से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा हो गया है और आईटी सेक्टर भी बहुत अच्छा हो गया, तो उससे उसको लॉजिस्टिक प्रणाली को लाभ हो रहा है। नई तकनीक की वजह से प्रबंधन, बिक्री तथा स्टॉक योजना को तीव्र गति से तथा बारंबार नया किया जा रहा है। तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे मैनेजमेंट को, सेल को और जो स्टॉक प्लानिंग होती है उसको तीव्र गति से और बारंबार, कुछ हर बार नया होता है, नई नई इन्वेंशंस की जाती हैं टेक्निक की, तथा कारखाना बाजार की स्थिति में तीव्रता से बदलाव के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। तो जो कारखाना है वो बाजार की स्थिति के अनुसार ही तीव्रता से कार्य कर रहे हैं, जो भी बदलाव होता है वो उसी को तभी अपना लेते हैं। जैसे हम भी कोई नई टेक्निक आती है, जैसे कोरोना में ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई, ऑनलाइन हुई, तो सबने इसको अपना लिया, ठीक है। तो इसी तरह जो कारखाने होते हैं ना, वो भी बाजार की स्थिति के अनुसार अपनी तीव्रता से अपने आप को बदल लेते हैं। नंबर 4 है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक के मध्य अंतर मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक में हाल में हुए उन घटनाओं के संबंध में बताइए जिनके चलते यह कंपनियों की युक्ति का प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। तो जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। इसका आंसर है घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक के मध्य अंतर मुख्य रूप से 3 कारणों से होते हैं, ठीक है। और ये टिप्पणी में भी आया था कि घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक के मध्य अंतर बताइए। तो पहला अंतर तो यह कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तु की लागत का बहुत बड़ा भाग लॉजिस्टिक लागत होता है। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जो चीज़ है, जो गुड्स हैं, उसकी जो कॉस्ट है ना, उसमें ज़्यादातर जो पार्ट्स है ना वो लॉजिस्टिक लागत का होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक प्रणाली में लागत अधिक आती है। इस पूरे प्रोसेस को चलाने में लागत अधिक आती है। जैसे हम अपने देश में ही कोई चीज़ वस्तु ऑर्डर करते हैं तो वो कम, उसकी लागत इतनी नहीं आती, लेकिन अगर हम विदेशों से कोई और चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो उसकी लागत अधिक आएगी, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट भी महंगा होता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का तरीका घरेलू व्यापार के तरीक़ों से अलग होता है। तो जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो अलग तरीके से चलता है और इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे टैरिफ्स आते हैं, तो इसका तरीका अलग होता है। नेक्स्ट है घरेलू लॉजिस्टिक में विभिन्न राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा संस्थागत तत्वों का कोई स्थान नहीं होता, परंतु अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक में इसका बहुत अधिक महत्व होता है। तो अगर हम एक देश की बात करें, जैसे हम भारत की बात कर लेते हैं, तो राजनीतिक, सांस्कृतिक और संस्थागत तत्वों का कोई स्थान नहीं होता कि देश में कहीं से भी कोई चीज़ मंगानी है तो इसमें ना कोई राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल बैरियर आएगा, ना कल्चरल बैरियर आएगा, ना ही कोई स्ट्रक्चरल बैरियर आएगा। परंतु अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबलाइजेशन पर, तो वहाँ से जो होता है ना, सब देशों की राजनीतिक, सांस्कृतिक और संस्थागत तत्व अलग होते हैं। एक देश का दूसरे देश से राजनीतिक, सांस्कृतिक और संस्थागत तत्व अलग माने जाते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी बैरियर लग जाते हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इनका बहुत अधिक महत्व होता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके चलते यह कंपनियों की युक्ति के प्रमुख कार्यक्रम बन गए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ है कुछ टाइम पहले से कि अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक में बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से कंपनियों की युक्ति के लिए प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। ये कार्यक्रम क्या है? नंबर 1, आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लॉजिस्टिक के क्षेत्र में कंटेनर सेवा की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह कंटेनर 90% से ज़्यादा सामान्य मार्गों परिवहन, कुछ विश्व समुद्री मार्गों पर माल पहुंचाते हैं। ये जहाज कोशिकीय जहाज कहलाते हैं। इसमें सामान रखने की बहुत अधिक जगह होती है। तो जैसे होते हैं ना कि पीछे क्या था कि बहुत सारे लोग चाइना से माल मंगा लेते थे, उनका पूरा कंटेनर आ जाता था और बहुत सारा ये इसमें सामान आ सकता था, और ये विश्व के समुद्री मार्गों से आते थे कि जैसे लोग चाइना जाते थे, माल बुक करा देते थे, ठीक है, और ख़ुद तो प्लेन से आ जाते थे, और उनका जो माल यानी कि जो कंटेनर है, कंटेनर का मतलब ही होता है, जैसे हम कहते हैं कंटेनर मतलब डब्बा, तो इसी तरह के कुछ विश्व जहाज होते हैं जिसको कोशिकीय जहाज कहते हैं, तो उस जहाज़ को वो कंटेनर कहते हैं, ठीक है। तो उस जहाज़ में बहुत सारे सामान आ जाता है जो वहाँ से मंगाया जाता है। तो बहुत सारे व्यापारी दूसरे देशों में जाते हैं, कंटेनर बुक करा देते हैं, और फिर ये कोशिकीय जहाज के सहारे उनके माल उनके कंट्री तक पहुँच जाता है। तो ज़्यादातर
जो ये कोशिकीय जहाज है ना, 90% से ज़्यादा सामान्य मार्गों में इनका माल ये जहाज़ चलते हैं। तो आराम से एक देश से दूसरे देश में माल मंगाया जा सकता है। तो जो व्यापारी लोग हैं दूसरे देशों से माल मंगा लेते हैं कंटेनर में, और इन कंटेनर में बहुत सारी जगह होती है रखने की, तो बहुत सारा माल, बहुत सारे व्यापारियों का माल एक साथ आ जाता है। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त आज मांग के पक्ष में अनेक शक्तियाँ कार्य करती हैं, जिनके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक को बढ़ावा मिला है। तो मांग के पक्ष में यानी कि जो डिमांड पक्ष है उसमें अनेक शक्तियाँ, कई पावर्स होती हैं, तो जिसके कारण इंटरनेशनल लॉजिस्टिक को बढ़ावा मिल गया है। नंबर 3 है, आज मांग व आपूर्ति में परिवहन सेवाओं के विस्तार के कारण कई परिवर्तन आए हैं। तो मांग और पूर्ति होती है, जैसे डिमांड और जो सप्लाई है, उसमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहुत इंक्रीज़ हो गई हैं, कई चेंजेस आए हैं इसमें। वह इन्होंने कई अवसरों को भी जन्म दिया है, कई इनमें अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जैसे कि विशेष तौर पर वह वाहन जो गहरे सागर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले गहरे सागरों से आने के लिए कोई परिवहन सेवाएं नहीं थी, लेकिन आजकल हैं। विशेष तौर पर ऐसे वाहन आ गए हैं जो गहरे सागर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए जाते हैं। इसके फलस्वरूप ही परिवहन संबंधी कार्यक्रम का एकीकरण किया गया है, जिसमें रेल तथा सड़क परिवहनों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो परिवहन में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो तीनों तरह का हो गया, सी के रास्ते भी हो गया, रेल भी हो गया और सड़क भी हो गया। ठीक है, तो अतः आज की अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रणाली में उन सभी कार्यों को किया गया है जिसमें कंपनियों की युक्तियों के नए कार्यक्रम बने। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रणाली में उन सब चीज़ों को ऐड कर लिया गया है जिससे कि ग्लोबलाइजेशन आसानी से हो सके। अब क्वेश्चन है नंबर 5, भारत में व्यापार में उदारीकरण के संदर्भ में निम्न का परीक्षण कीजिए। नंबर 1 घरेलू लॉजिस्टिक, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक। तो ये भी उसी टाइप का ही है कि घरेलू लॉजिस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक में क्या अंतर है, लेकिन इसको हमको किस में देखना है इस बार? इसमें देखना है हमें भारत के व्यापार के संदर्भ में। तो घरेलू लॉजिस्टिक का तात्पर्य ये होता है कि वस्तुओं तथा सामग्रियों के निर्माता से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की क्रियान्वयन तथा नियंत्रण प्रक्रिया, जिसमें कंपनी को लाभ की प्राप्ति हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि घरेलू लॉजिस्टिक में वस्तुएं हैं या कोई भी सामग्री है, वहाँ उसको किससे, जो निर्माता है यानी कि प्रोड्यूसर है, उसको अंतिम उपभोक्ता जो फाइनल कंज्यूमर्स होता है उन तक पहुँचाने की क्रिया, नियंत्रण प्रक्रिया, सब कुछ इसमें शामिल होता है, जिससे कंपनी को जहाँ से कोई चीज़ पहुँचाई जा रही है उसको लाभ होता है। अवधारणा के रूप में घरेलू लॉजिस्टिक का अभिप्राय निर्मित वस्तुओं को निर्माता से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रबंध करने की कला ही घरेलू लॉजिस्टिक कहलाती है। इसका बी पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक। प्रारंभ में लॉजिस्टिक की क्रियाएं एक जैसी ही मानी जाती थी, परंतु लॉजिस्टिक के उद्भव के साथ ही एक कॉर्पोरेट व्यूह रचना का महत्वपूर्ण अंग बन गई है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास में यह विशेष रूप से सार्थक सिद्ध हुई है। तो पहले तो लॉजिस्टिक एक सिंपल ही लॉजिस्टिक माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है तो कॉर्पोरेट समूह भी हो गया है, एमएनसीज वगैरह हैं, तो इसकी व्यूह रचना का महत्वपूर्ण अंग बन गया है लॉजिस्टिक। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में ये विशेष रूप से सार्थक हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो विकास हो रहा है उसमें ये बहुत हेल्प करती है। अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं तथा भूमि की लागत तथा प्रतिस्पर्धी की तुलना में वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था क्वेश्चन में, कि जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं और भूमि की लागत है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो भूमि की लागत आती है और जो कंपटीटर होते हैं उनसे भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, तो उसकी तुलना में वस्तु की गुणवत्ता को ही बढ़ावा देती है। इस प्रकार के उदाहरण के अंतर्गत जापान में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, कृषि, कंप्यूटर व यूनाइटेड स्टेट के एयरक्राफ्ट उद्योग व अन्य देशों के तेल, सोना, बॉक्साइट, क्रोमियम आदि कच्चे माल की आपूर्ति में आधिपत्य है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि इन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, जापान, हमें पता है जापान की इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छी है, वो उद्योग, कृषि है और कंप्यूटर है, वह यूनाइटेड स्टेट के एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इन उद्योगों में व कई अन्य देशों में, जैसे कहीं पे तेल, जैसे यूनान वगैरह में जो अरब के देश है वहाँ पे तेल, सोना, बॉक्साइट, क्रोमियम आदि कच्चे माल की आपूर्ति में आधिपत्य है। तो इन देशों के पास ना बहुत आधिपत्य है इन चीज़ों का, इनके पास बहुत सप्लाई है। ठीक है, जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल ये जो है ना, हमारे पास आयरन कोर बहुत होती है, आयरन और बहुत ज़्यादा है, आयरन हमारे पास है, तो जापान क्या करता है, हमसे
आयरन और ले लेता है और उससे स्टील बना के हमें दे देता है, यानी कि हमसे ही कच्चा माल लिया और हमें निर्मित माल करके बेच दिया। तो जिसके पास कच्चा माल जो चीज़ ज़्यादा होती है ना, तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी कंट्री में भी स्टील का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि स्टील का निर्माण करना हमें अपनी कंट्री में महंगा पड़ रहा है और जापान से मंगाना सस्ता पड़ रहा है, तो हम बाजार से मंगा सकते हैं। तो कच्चे माल को हम सप्लाई कर देते हैं और बदले में निर्मित माल ले लेते हैं। तो इसमें अगर ये लगता है कि कोई चीज़ अपने देश में प्रोडक्शन करना कॉस्टली पड़ रहा है, तो कच्चे माल की सप्लाई करके हम उसे निर्मित माल में बनवा के ले सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, आप चाय खरीदने, प्रक्रिया करने और इसे वापस करने तथा इसे यूके के किसी खरीदार को निर्यात करने के लिए आज़ाद हैं। सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक सेटअप की योजना बनाइए। ठीक है, तो अगर आप एक व्यापारी हैं, आप चाय खरीदने के लिए, इसको पैकिंग वैकिंग करने के लिए, वापस करने और यूके के किसी खरीदार को निर्यात करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। आपको ग्लोबलाइजेशन में कोई रोक टोक नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। तो आप यहाँ पर बैठे हैं और अपने सीधे यूके के किसी खरीदार तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप बताइएगा कि लॉजिस्टिक सेटअप कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।